हेलो फ्रेंड्स, सोयल एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मिस्र की सभ्यता की और साथ साथ दोस्तों जानेंगे कि चीन की सभ्यता का किस तरीके से विकास होता है। प्रमुख बिंदुओं पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखें। दोस्तों यहाँ से सबसे पहले आता है मिस्र की सभ्यता। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग जानेंगे कि मिस्र की सभ्यता का विकास कहाँ हुआ। तो अफ्रीका के उत्तर पश्चिम मिस्र प्रदेश में नील नदी के दोनों किनारों पर इस सभ्यता का विकास हुआ। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आता है कि मिस्र की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ। तो दोस्तों याद रखिएगा, नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ। मिस्र दोस्तों कहाँ पर पड़ता है, तो मिस्र पड़ता है अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, इसके उत्तर में भूमध्य सागर, पूर्व में लाल सागर तथा सिनाई का मरुस्थल है, दक्षिण में सहारा का मरुस्थल है तथा पश्चिम में घने जंगल है। दक्षिण में जो सहारा का मरुस्थल है ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक, मिस्र की सभ्यता के विकास में नील नदी का महत्वपूर्ण स्थान है। क्यों महत्वपूर्ण स्थान है वो देखते हैं यहाँ से। क्योंकि दोस्तों ये नदी मिस्र के लोगों को पीने का पानी, सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराती है। यदि नील नदी ना होती तो मिस्र का सारा क्षेत्र रेगिस्तान हो जाता। देखिए दोस्तों, अगर मिस्र में नील नदी ना होती तो क्या होता, जितना भी उपजाऊ मैदान है मिस्र का वो क्या होता, रेगिस्तान होता। इसलिए मिस्र के लोग नील नदी की पूजा करते हैं और इसी वजह से मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, प्राचीन राज्य को पिरामिडों का युग भी कहा जाता है। एग्जाम में दोस्तों आने वाले ये पॉइंट होते हैं कि पिरामिडों का युग किसे कहते हैं। तो प्राचीन राज्य को पिरामिडों का युग कहते हैं। प्राचीन सभ्यताओं में राजा जो होता था उनको फाराओ कहा जाता था। यानी मिस्र का जो राजा होता था प्राचीन समय में उसको क्या कहते थे, उसको फाराओ कहते थे। कुछ दोस्तों विशेषताएं यहाँ पर हैं, जैसे कि शासन व्यवस्था यहाँ पर किस तरीके से थी उसको देखते हैं यहाँ पे। तो शासन व्यवस्था निरंकुश थी, यानी राजा पर कोई अंकुश नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि राजा जो था वो ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में जाना जाता था। ठीक है, और सर्वोच्च अधिकारी जो था वो राजा यानी फाराओ था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, राजा को उस वक्त फाराओ कहते थे। ठीक है, और राजा के पश्चात पुरोहित, कर्मचारी, कलाकार, हस्तशिल्पी इत्यादि लोग आते थे यहाँ पे। ठीक है, यानी जो प्रमुख था वो राजा था, सबसे नंबर 1 पर वो था। ठीक, उसके बाद दोस्तों सामाजिक जीवन में यहाँ पे देखते हैं तो समाज 3 वर्गों में विभक्त था। 3 वर्ग दोस्तों कौन कौन से आते हैं, वही उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर दे दिया गया उच्च वर्ग, फिर द्वितीय वर्ग और उसके बाद तृतीय वर्ग यहाँ पर आ गया। तो जो उच्च वर्ग होगा इसमें क्या होगा, उच्च वर्ग है तो ज़्यादा सी बात है, यहाँ पे राजा और राजवंश के लोग यहाँ पर होंगे, सामंत लोग होंगे, जमींदार और धनी व्यक्ति आते हैं नंबर 1 में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो सेकंड वर्ग यानी जो द्वितीय वर्ग आता है यहाँ पर व्यापारी आते हैं, व्यवसायी आते हैं और बुद्धिजीवी वर्ग यहाँ पर आते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो तीसरा वर्ग था यानी जो तृतीय वर्ग था इसमें कृषक, मजदूर, निर्धन लोग आते थे यहाँ पे। ठीक, उसके बाद दोस्तों भोजन में गेहूँ, जौ, मांस, मछली, दूध और खजूर का ये लोग यूज़ करते थे। स्त्रियों को समाज में पुरुषों के समान सम्मान यहाँ पर प्राप्त था। ठीक है, देखिए दोस्तों स्त्रियों की दशा कितनी अच्छी थी प्राचीन समाज में, है ना। उसके बाद दोस्तों धार्मिक जीवन यहाँ पर आता है कि सूर्य सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। अन्य प्रसिद्ध देवता परलोक के देवता, बाढ़ के देवता, चंद्र देवता, कुछ अन्य स्थानीय देवता भी थे यहाँ पे। बाज, घड़ियाल, गाय आदि जो थे इन देवताओं के प्रतीक के रूप में इनको लिया जाता था। मृत्यु के बाद जीवन में इनका विश्वास था, यानी मानते थे कि जब मृत्यु हो जाती है मृत्यु के बाद भी एक जीवन होता है, इनका पूर्ण विश्वास था। शवों को सुरक्षित रखने के लिए शरीर पर विशेष प्रकार का लेप लगाया जाता था। सुरक्षित शवों को मम्मी कहा जाता था। तो दोस्तों ये जो मम्मी होती थी यहाँ पे, ठीक है, ये एक विशेष प्रकार का लेप मृतक जो हो जाता था उसके शरीर पर लगा दिया जाता था। तो दोस्तों ये जो राजघराने के जो लोग होते थे, उच्च वर्ग के जो लोग होते थे, उनके शरीर को सुरक्षित रखने के लिए क्या होता था, मम्मी का यानी एक विशेष प्रकार का लेप होता था, उसको कपड़े में लगाकर उसको लपेट दिया जाता था। ठीक है, जिससे जो है शरीर आज भी सुरक्षित रहे वहाँ पे। ठीक, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता था व्यवसाय और व्यापार यहाँ पे। तो नील नदी के कारण यहाँ की भूमि उपजाऊ थी, कृषि प्रमुख व्यवसाय था। देखिए नील नदी के कारण यहाँ की भूमि जो थी वो बहुत उपजाऊ थी। जब उपजाऊ होगी तो क्या होगा, खेती बहुत ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से जो खेती थी वो प्रमुख व्यवसाय में शामिल हो गई। उस समय गेहूँ, जौ, अंगूर की खेती भी होती थी। गाय, बैल, भेड़ इत्यादि पशुओं को ये लोग पालते थे। इनका व्यापार भारत से होता था। ठीक, उसके बाद कुछ और पॉइंट हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे मिस्र के पिरामिड सर्वश्रेष्ठ हैं। काहिरा के पास गीज़ा का महान पिरामिड। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विश्व प्रसिद्ध गीज़ा का पिरामिड कहाँ है। ठीक है, तो ये काहिरा में है। अबू सिम्बल का मंदिर यहाँ पर है प्रसिद्ध। इसे उगते हुए सूर्य का मंदिर भी
कहते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आती है चीन की सभ्यता। तो चीन की सभ्यता प्राचीन और महत्वपूर्ण सभ्यता है। इस सभ्यता का विकास हुआंगो नदी के किनारे हुआ। दोस्तों याद रखिएगा नाम, हुआंगो नदी। जिस तरीके से हड़प्पा सभ्यता का विकास सिंधु नदी के किनारे हुआ, ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास दजला और फरात नदियों के किनारे होता है, नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता का विकास होता है, उसी तरीके से दोस्तों चीन की सभ्यता का जो विकास था वो हुआंगो नदी के किनारे होता है। ध्यान रखिए दोस्तों, सारे के सारे पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, सर्वप्रथम इसी क्षेत्र में ही चीनी सभ्यता का विकास शुरू हुआ। चीन की सभ्यता का आधार क्या था? वो था कृषि। हुआंगो नदी को पीली नदी भी कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, हुआंगो नदी को पीली नदी भी कहते हैं। उसके बाद आते हैं कि चीनी शासक स्वयं को जनता का कल्याणकारक मानते थे। शिक्षा पर विशेष बल दिया जाता था। मनोरंजन के रूप में नृत्य और संगीत को बहुत महत्व दिया गया। सर्वाधिक रेशम के वस्त्रों का यहाँ पर प्रचलन हुआ। दर्शन और शिक्षा में चीनी सभ्यता उल्लेखनीय है। प्रमुख यहाँ पर जो दार्शनिक और शिक्षक थे वो थे लाओ त्से-तुंग और कन्फ्यूशियस। याद रखिएगा, यहाँ पर भेदभाव और ऊंच नीच की भावना नहीं थी। स्त्रियों का सम्मान यहाँ पर प्राप्त था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों कुछ और एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट आते हैं कि चीन की विशाल दीवार का निर्माण वास्तुकला की उन्नति का प्रतीक था। इसका निर्माण शी हुआंगटी द्वारा करवाया गया। नाम याद रखिएगा दोस्तों, चीन की जो विशाल दीवार है इसका निर्माण किसने करवाया? शी हुआंगटी के द्वारा करवाया गया। चीन के लोगों का सबसे बड़ा देवता शांगटी था। इसे स्वर्ग का देवता भी कहा जाता है। चीन के द्वारा कागज, स्याही और छपाई का आविष्कार दोस्तों किया गया। याद रखिएगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है। और उसके साथ साथ दोस्तों कागजी मुद्रा, ठीक, ताश, बारूद, कुतुबनुमा, भूकंप मापी यंत्र इत्यादि का आविष्कार चीनियों के द्वारा दोस्तों यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से ये जितने भी पॉइंट है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि मिस्र की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ। ठीक है, फाराओ इनको कहा जाता था। साथ साथ हमने जाना कि मम्मी किसे कहते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों हम लोगों ने जाना कि चीन की सभ्यता का विकास कहाँ पर हुआ। ठीक, और उसके साथ साथ दोस्तों हम लोगों ने ये भी जाना कि कागज का आविष्कार, स्याही का आविष्कार, छपाई का आविष्कार, कागजी मुद्रा, कुतुबनुमा हो गया, भूकंप मापी यंत्र जो थे इनका आविष्कार चीन के द्वारा किया गया। और दोस्तों साथ साथ जाना चीन की विशाल दीवार का निर्माण शी हुआंगटी के द्वारा करवाया गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ से जो भी बताए गए पॉइंट है वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों अगर फिर भी कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट्स करिए। दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल स्वर एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू जारी रखिए।